दोस्तों, ऐसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आधुनिक भारत के इतिहास में आज हमारा होगा वीडियो नंबर दूसरा। इससे पहले हमने आपको एक टेस्ट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा। कोई भी टेस्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यह मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है वह पूरी की पूरी तरह से चैप्टर वाइज चल रहा है, यानी हर चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वो सारे क्वेश्चन आपको कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, उस पार्टिकुलर चैप्टर से बेसिक टू एडवांस लेवल के जितने क्वेश्चन है वो सब आपको कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा कि आप बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे जो यूट्यूब पर फ्री में कराया जा रहा है बिना मतलब का, उसे आप नहीं करेंगे सर, है ना। एक अच्छे लेवल की आप तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन इसमें अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन टीपू सुल्तान के संदर्भ में सही है। आप जानते हैं इससे के पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने हैदर अली तक बात कर लिया था, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे टीपू सुल्तान, फिर आगे हम बढ़ते चलेंगे। करा साहब, टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये बात सही है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, और अगर ऑप्शन में आएगा साहब टीपू सुल्तान तो मार दीजिएगा टीपू सुल्तान, क्योंकि इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तब जवाब होगा आपका टीपू सुल्तान। इसे आप थोड़ा ध्यान रखना। इसने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया था। जो आधुनिक कैलेंडर है इसको लागू किया था टीपू सुल्तान ने। अगर ये भी बात आपसे कहेगा कि भैया किसने लागू किया था, तो आपका जवाब होगा टीपू सुल्तान। इस कार्ड से दोनों विकल्प आपके सही हैं, जवाब होगा आपका सी वाला। सर 1 और 2 दोनों सही है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं टीपू सुल्तान से। मैंने यहाँ पे 2-3-4 क्वेश्चन आपके लिए मेंशन करी हुई है। देखिए, आप जानते हैं हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो रही है, पर हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हैदर अली की मृत्यु कब होती है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है थॉमस मुनरो। ये स्टेटमेंट इसका याद रख लेना, जो इसने टीपू सुल्तान के बारे में कहा। थॉमस मुनरो ने कहा है, किसके बारे में कहा, ये स्टेटमेंट याद रखना कि टीपू नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, थॉमस मुनरो। क्योंकि इस व्यक्ति का नाम ही आपसे पूछेगा, क्योंकि टीपू तो यहाँ दे चुका है, इसलिए ये नहीं कहेगा कि किसके बारे में है, लेकिन ये कहेगा किसने कहा है। तो जवाब होगा आपका थॉमस मुनरो ने कहा है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस शासक ने बादशाह की उपाधि धारण की है, और विकल्प में आएगा टीपू सुल्तान, तो साहब आपका जवाब होगा टीपू सुल्तान। इन्होंने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण करी। इसके साथ साथ अपने नाम के सिक्के भी इन्होंने चलवाए। आपसे पूछेगा कि साहब आधुनिक कैलेंडर को किसने लागू किया निम्नलिखित में से, और अगर ऑप्शन में आपको दिखेगा टीपू सुल्तान, तो आपका जवाब होगा टीपू सुल्तान साहब, है ना। और इसी समय इन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से, किसकी सहायता से, याद रखिएगा, फ्रांसीसी की सहायता से इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, और इसके सदस्य थे टीपू। ये भी याद रखना कि जैकोबिन क्लब जो बना उसके सदस्य बने कौन, टीपू साहब। इसके सदस्य कौन थे, टीपू सुल्तान। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, टीपू सुल्तान ने। कहां पे करी, श्रीरंगपट्टनम में की हुई है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इनके जो मंत्री थे उनमें 2 हिंदू मंत्री भी थे। एक जन का नाम है पूर्णिया, एक जन का नाम है कृष्णदेव राव। इससे भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसने शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए दान दिया था, तो सर उसमें नाम रहेगा टीपू सुल्तान, तो आपका जवाब होगा टीपू सुल्तान। यहाँ हमने 4-5 सवाल आपको टीपू सुल्तान से बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखा जा सकता है सर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सर, पता नहीं क्या दुश्मनी है क्या हमसे कोई, है ना। इतनी अच्छी क्वालिटी कंटेंट आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी आप मतलब सोचिए एक सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे भाई। अरे यार सब्सक्राइब कर लेने में कुछ जान ही रहा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। दिल से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए बहुत हार्ड वर्क करके तो ये सेट बनाया जाता है, कहीं आपको किसी किताब में ऐसे नहीं दिखेगा, और ना ही कोई टेस्ट सीरीज में। सारे क्वेश्चन टाइप किए जाते हैं नए तरीके से, है ना सर। तो इतना काम आप जरूर करिएगा भाई, सब्सक्रिप्शन आप जरूर कर लीजिए, यानी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, ये कह रहा कि भैया कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई। ये देखिए आसान सा सवाल है, पर जो डाटा याद किया होगा उसके लिए। अब इनमें से अगर आप ध्यान रखेंगे बनारस की संधि, तो देखिए बनारस की संधि रेगुलेटिंग एक्ट जब जारी किया जाता है तो अवध के नवाब से हो रहा है 1773 में। बनारस की संधि ये अवध के नवाब से होता है, शाह सुजा है उस समय अवध के नवाब और अंग्रेज, ठीक है। तो ये है अवध के नवाब के साथ होता है, पर ये हमें जानने की जरूरत नहीं है
यही जानना है कि बनारस की संधि कब हुई थी, आपसे पूछेगा तो जवाब दीजिएगा 1773। श्रीरंगपट्टम की संधि आप जानते हैं, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो तीसरे आंग्ल और मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, तब जाके तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये होगा आपका 1792। अब बात करेंगे हम मंगलौर की संधि, तो ये दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध इसी से समाप्त हुआ था। और आप जानते हैं जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वह 1784 में समाप्त होता है साथी, तो इस प्रकार से ये हो गया 1784। मद्रास की संधि की बात करेंगे तो 1769 यानी 1769 में यह हुआ था साथी, मद्रास की संधि। अब आपसे पूछ रहा है भैया कौन सा पहले घटित हुआ था, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो सबसे पहले आपको क्या लिख रहा है 1769, फिर 1773, फिर 92, 1784। तो साहब 1769 पहले दिख रहा है, यानी सही जवाब होगा प्रश्न का कौन सा, डी वाला, है ना। अब मैं कुछ डाटा दे रहा हूं, इसको आपको डेफिनेटली याद कर लेना है, आज ही रट लेना है, सामने लिख लीजिए क्योंकि आपसे पेपर में पूछेगा। पहली बात क्या पूछेगा कि प्रथम आंग्ल यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1767 से 1769 के बीच में। और यह युद्ध समाप्त हुआ साथी मद्रास की संधि से, जो कि 4 अप्रैल 1769 को हुआ। आपसे पूछेगा कि भैया मद्रास की संधि कब हुई, ये याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि मद्रास की संधि कब हुई, तो आपका जवाब होगा 4 अप्रैल 1769 को, मतलब 4 अप्रैल 1769 एकम 70। किस युद्ध के बाद हुआ, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बाद में। इसके बाद होता है साथी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी के एक साल यानी कुछ समय बाद 1780 से 1784 यानी 4 साल तक चलता है। और इस युद्ध की समाप्ति होती है मंगलौर की संधि। तो मंगलौर की संधि आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो आपका क्या जवाब होगा, तो आप कहोगे सर 1784 में हुआ था, इसे रट लेना। फिर इसके बाद है साथी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था, 1790 से 1792 के बीच में हुआ था, है ना। और यह संधि किसके साथ समाप्त होती है, यह संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होती है, जो कि कब होता है 1792। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। इसके बाद होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मार दिए जाते हैं साहब। इसके बाद आप इसे याद रखिएगा, बनारस की संधि ये अवध के नवाब से, फैजाबाद की संधि ये अवध के नवाब से होता है साहब, अवध के नवाब से, ठीक है। यहाँ पे अवध के नवाब की बात हो रही है, इनके साथ होता है बनारस की संधि 1773, जबकि फैजाबाद की संधि 1775। इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल में ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी। देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा डीपली डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन चर्चित रहता है काफी चर्चा में। तो इस कार्ड से मैंने इस घटना का डेट आपसे डिस्कस करना चाहा है कि भाई बंगाल की ये जो ब्लैक होल की घटना हुई कब हुई थी। तो साथियों जून 1756 में हुआ था। तो जून 1756 एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है, 20 जून 1756 ये घटना हुई थी ब्लैक होल की, यानी प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा सी। अब कुछ और डाटा है, इन्हें भी याद रखिएगा, पेपर में साहब ये सब ऐसे ही पूछे जाते हैं आंकड़े, इसलिए मैंने एक साइड से 2-3 क्वेश्चन में कुछ आंकड़े डाल दिए हैं, ठीक है, इसे आप समझ लो। देखो ब्लैक होल की घटना कब होती है, तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को, इसे आप नोट कर लेना, याद कर लेना। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, याद रख लेना। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, याद रख लो। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। इन्हें आप याद कर लेना, ऊपर की जो डाटा दिए उन्हें भी आप याद कर लेना, यह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगला एक घटना और, शिवाजी और कछवाह राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि कब होती है। तो आप जानते हैं शिवाजी से और राजा जय सिंह से, जो कि कछवाहों के राजा थे, वही राजा बिहारी मल जहाँ के होते हैं साथी, वही के राजा थे राजा जय सिंह। तो इन दोनों के मध्य में पुरंदर की संधि हुई। अब आपसे पूछ रहा भैया ये संधि कब हुई, तो जून 1665, वो 1765 बार बार रहा था, पर यहाँ जून 1665 होना चाहिए। तो भैया 22 जून 1665 को हुई थी, इसे आप थोड़ा याद कर लेना, ये हो गया आपका सही जवाब, यानी पहला हो गया आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए कुछ और चीजें हैं जिसे आपको याद रखना है। क्या, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा पुरंदर की संधि पहले हो जाती है साहब 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हो जाती है, इसे नोट करिए। दूसरा, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया,
तो 6 जून 1674 को, अब देखिए बहुत सारा क्षेत्र जीतने के बाद तो ये अपना राज्याभिषेक फिर से करवाते हैं। 6 जून 1674 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें मराठे हार जाते हैं साहिब, वह है 14 जनवरी 1761। ठीक है, फिर सूरत की संधि आगे होती है 7 मार्च 1775 को, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठाओं के साथ युद्ध होता है 1775 से 82 के बीच में। सालबाई की संधि होती है 1782, इसे याद रखिएगा। बसीन की संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाजीराव द्वितीय करता है, अभी आगे हम चल के डिस्कस इस पर करेंगे, जो कि 31 दिसंबर 1802 को होता है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता फिर मराठा साम्राज्य आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि यहीं से मराठा साम्राज्य लगभग में ध्वस्त प्रस्त हो जाता है बसीन की संधि से। तो साहब आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, आप तनाव मत लीजिए। आप फिलहाल में इतना डाटा याद रखिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से इन्होंने लिखा हुआ है कि मराठा साम्राज्य, आप अपना ऑफिशियल सिलेबस देखिएगा तो उसमें मराठा साम्राज्य लिखा है, इसीलिए इस पर डिटेल में चर्चा होगी साहब। चलिए बात करेंगे हम मद्रास की संधि के संदर्भ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, पर तनाव नहीं लेना है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मद्रास की संधि किसके बीच में हुई थी, तब आपका जवाब जो होगा अभी देखा ही जाएगा। ठीक है, पहली बात तो साहब मद्रास की जो संधि हुई थी, आप सभी को पता है कि अप्रैल 1769 में होता है, और टीपू सुल्तान के बीच में नहीं होता है साहब। यहाँ पे अभी हैदर अली साहब जिंदा है, तो हैदर अली होगा, और इनके साथ साथ में अंग्रेज सरकार होगा, इनके मध्य होगा, पहला विकल्प गलत। इस संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को हानि होती है, क्योंकि पहली बार ऐसा था जब किसी शासक ने अंग्रेजों को अपनी बातें मनवाई थी, ये पहली बार था, इसलिए अंग्रेजों की प्रतिष्ठा पर भारी धक्का लगता है इस संधि से। कौन सी संधि से? मद्रास की संधि से। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, केवल 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब भाई, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से इन सारे फैक्ट को देखिएगा। आप जानते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ, एक तरफ आप देखेंगे तो हैदर अली हैं, ठीक है, एक तरफ हैदर अली हैं, और दूसरी तरफ एक त्रिगुट सेना है साथी, त्रिगुट सेना है। अब इस त्रिगुट सेना में कौन है देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आएगा। तो त्रिगुट सेना में एक तरफ मराठा हैं जो कि अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, और निजाम है साथी, ये भी अंग्रेज का साथ दे रहे हैं, और अंग्रेज स्वतः हैं। तो ये तीनों लोग जो है पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली के साथ है। सोचिए हैदर अली अकेले लड़ रहे हैं और इनके साथ ये तीनों लोग मिले हुए हैं साहिब। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो मराठे, निजाम और अंग्रेज त्रिगुट में हैदर अली के विरुद्ध खड़े थे, यानी तीनों लोग इकट्ठा थे और अलग जो है हैदर अली साहब थे। ठीक है, यह युद्ध अंततः कोई निर्णय नहीं दिया, और मद्रास की संधि से 4 अप्रैल 1769 को यह युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि इस युद्ध में हैदर अली इन सब पर भारी पड़ गए साहब, और यह संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई। इस संधि के तहत साथ ही अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा, क्योंकि इतना करने के बाद भी अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि मद्रास के क्षेत्र पर पहली बार किसी ने अंग्रेजों से शर्त में कुछ चीजों के लिए शर्त रखा है। ठीक है, इस युद्ध से अंग्रेजों की अजयता को भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि वही अजय हैं, जो चाहेंगे वही होगा, वो चीजें यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है आगे चल के। लेकिन अंग्रेज बड़े चालबाज हैं, और उनके साथ जैसे आज के समय में कुछ भारतीय लोग जुड़े रहते हैं गद्दार के रूप में, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है साथी, है ना। पर इतना आपको याद रखना है कि भैया मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हैदर अली और अंग्रेज के बाद अंग्रेज की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, अंग्रेज की अजयता को समाप्त कर दिया गया। मराठे और निजाम यहाँ पे पहले में अंग्रेजों के साथ हैं, त्रिगुट संधि बना के हैदर अली के विरोध में। ठीक है, अगला, अंग्रेजों ने मंगलौर की संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की थी? मंगलौर की संधि हुई थी साहब, है ना। अब ये कहा कि मंगलौर की संधि किसके साथ में किया गया था, तो मंगलौर की संधि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ हुआ था। उस समय आप जानते हैं टीपू सुल्तान के साथ होता है मंगलौर की संधि साहब, है ना। मंगलौर की संधि, जबकि अंग्रेज की तरफ से मैकार्टनी था और इधर से टीपू सुल्तान थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बी। थोड़ा समझिएगा इस बात को। देखिए, मंगलौर की संधि की बात हम करेंगे तो यह संधि 1784 में होती है। आप जानते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में समाप्त होता है साथी। इस संधि के समाप्ति पर लॉर्ड मैकार्टनी और इनके साथ हैं टीपू सुल्तान, इन दोनों लोगों के मध्य में मंगलौर की संधि हो जाती है। ठीक है, आगे एक संधि और आपने पढ़ा था
श्रीरंगपट्टम की संधि जो कि 1792 में होती है, यह भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में होती है। और इसके माध्यम से टीपू सुल्तान के दो पुत्र कार्नवालिस के पास बंधक बना करके रख दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कार्नवालिस का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रख लेना। इस संधि के बाद, कौन सी संधि के बाद? श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद कार्नवालिस मुस्कुराते हुए क्या कहता है, ध्यान से समझना। ये कहता है कि हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लगड़ा कर दिया। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो यह स्टेटमेंट है लॉर्ड कार्नवालिस की। किसके बारे में है स्टेटमेंट है? तो याद रखिएगा कि यह स्टेटमेंट थी टीपू सुल्तान के बारे में। किसके बारे में? टीपू सुल्तान के बारे में यह स्टेटमेंट है कि हमने अपने मित्र को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लगड़ा कर दिया। कार्नवालिस का स्टेटमेंट है, टीपू सुल्तान के लिए है। इसे आप भैया स्टार बना लो, है ना। अगला, महाराष्ट्र की उबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति और वहां की जलवायु ने मराठों को दृढ़ परिश्रमी और लड़ाकू जाति बनाया तथा बाद में यही उनकी पहचान बन गई। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक राइज ऑफ द मराठा पावर में इस भौगोलिक स्थिति को दर्शाया? देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े पूछे दिए हैं, लेकिन दरअसल क्वेश्चन का मतलब यही है हमसे कि भैया राइज ऑफ द मराठा पावर इसकी लेखक कौन है। बाकी क्या है उसे कोई मतलब नहीं है, बस यही याद रखना है कि कभी कभी बड़ा क्वेश्चन छाप देता है, लेकिन हमें जवाब बहुत छोटे बात का लिखना होता है, छोटे स्टेटमेंट का देना होता है। इसलिए स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त, हालांकि एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं बताऊंगा बहुत आसानी से हम पेपर को कैसे टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो शायद ये होगा एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, यानी जवाब होगा आपका कौन सा? बी होगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए, राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक महादेव गोविंद रनाडे हैं। इन्होंने इसमें महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति की चर्चा की हुई है। देखिए, होता क्या है, अब थोड़ा सा हम बढ़ रहे हैं साथी मराठा साम्राज्य की तरफ। देखिए, एक क्षेत्र है, आप जानते हैं मेवाड़। तो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो मेवाड़ पे हुआ क्या था कि 1303 में यहाँ पे आक्रमण करता है औरंगजेब। कौन आक्रमण करता है साथी? औरंगजेब आक्रमण करता है, ठीक है। तो यहाँ के कई लोग तितर बितर हो गए। मेवाड़ में ही एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है साथी सज्जन सिंह। क्या नाम है इनका? सज्जन सिंह, ठीक है। तो भैया सज्जन सिंह भी यहाँ से भाग जाते हैं बेचारे, है ना। आगे चल के सज्जन सिंह की जो पांचवी पीढ़ी होती है, कौन सी पीढ़ी? पांचवी पीढ़ी, यानी 5 लोग आगे पीछे आते हैं, पर उनके बारे में इतिहास में बहुत जानकारी नहीं, हमें पढ़ना भी नहीं है। तो इनकी 5वीं पीढ़ी कौन सी पीढ़ी है? ध्यान रखिएगा, इनकी है साथी 5वीं पीढ़ी। और इस 5वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्ति का नाम है उग्रसेन। क्या नाम है? उग्रसेन। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, उग्रसेन। तो उग्रसेन 5वीं पीढ़ी है सज्जन सिंह से, ठीक है। अब सुनिएगा, जो उग्रसेन होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन उग्रसेन के 2 लड़के हैं। उग्रसेन जो है, इन उग्रसेन के साथी 2 लड़के होते हैं। एक जन का नाम है कर्ण सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह। और एक जन का नाम है शुभकर्ण। क्या नाम है? शुभकर्ण। कर्ण सिंह और शुभकर्ण। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो शुभकर्ण के वंशज होंगे वही भोसले के रूप में जाने जाएंगे। क्या? भोसले के रूप में। शुभकर्ण के, यहाँ पे लिखा होगा देखिए, शुभकर्ण के जो वंशज हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे साहब? भोसले के रूप में जाने जाते हैं। यानी अभी आप शाहजी भोसले, शिवाजी भोसले जो आप पढ़ोगी, इन सबका संबंध शुभकर्ण से है, जो कि उग्रसेन के पुत्र हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर से हुआ क्या? शुभकर्ण के वंशज भोसले के रूप में जाने जाएंगे, आपने समझ लिया। साहब जो शुभकर्ण है इनके 2 पुत्र हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो शुभकर्ण है, शुभकर्ण के 2 लड़के हैं। कौन 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 2 लड़के हैं? एक जन का नाम है मालो जी, एक जन का नाम है साथी बिट्ठो जी। क्या नाम है? याद रखिएगा, एक जन का नाम है मालो जी, ये शुभकर्ण के लड़के हैं, और एक जन का नाम है बिट्ठो जी। और यह दोनों लोग काम करते हैं, अभी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुए हैं, काम करते हैं किसके यहाँ? एक जमींदार है जिनका नाम है लघु जी जाधव। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों जो है काम करते हैं किसके यहाँ? लघु जी जाधव। और इनकी एक पुत्री है साथी, लघु जी जाधव की पुत्री है जिनका नाम है मीराबाई। क्या नाम है? जीजाबाई, माफ करिएगा साहब, ठीक है। इनकी एक पुत्री है, और इनकी जो पुत्री है साथी, और उनका नाम है साथी जीजाबाई, ठीक है। पुत्री का नाम क्या है? जीजाबाई है। अभी इन्हीं से आगे चल के एक जन का विवाह होगा, आपको समझना है। तो जीजाबाई इनकी पुत्री है, और मालो जी बिट्ठो जी जो है लघु जी जाधव के यहाँ काम करते हैं, जो कि शुभकर्ण के पुत्र हैं साहब। और शुभकर्ण ये पुत्र हैं किसके? उग्रसेन के।
और उग्रसेन वंशज किसके हैं, तो सज्जन सिंह के 5वें वंशज हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? एक बार और पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, मैं ये पूरी कहानी आपको रटना नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए रखना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि यहाँ पे जो मालोजी या बिट्ठू जी के पिताजी कौन थे, तो जवाब होगा आपका शुभकर्ण। अभी इनका प्रयोग आगे इनके वंशज से होगा, मैं चाह रहा हूँ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिएगा, शाहजी भोसले, इनका तो नाम ऊपर मैंने लिया ही नहीं है, पर यहाँ लेंगे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए, कह रहा है कि इनके पिता बिट्ठू जी भोसले थे। आपको याद होगा दो जन का नाम, एक जन का नाम है आप बिट्ठू जी भोसले, ठीक है, बिट्ठू जी, और एक जन का क्या नाम था, मालोजी, ठीक है, मालोजी। तो याद रखिएगा साहब कि जो मालोजी भोसले हैं इनके पुत्र हैं, मालोजी भोसले के जो पुत्र हैं वह थे शाहजी। मालोजी भोसले के पुत्र कौन है, यह है साथियों शाहजी। और आपको याद होगा कि यह दोनों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लघु जी जाधव के यहाँ। तो होता क्या है कि मालोजी का पुत्र जीजाबाई के लगभग में बराबरी का है, तो इससे खुश होकर के शाह जी की जो शादी होती है वह जाधव जी की पुत्री यानी जीजाबाई से होती है। किससे होती है साथी, जीजाबाई से हो जाती है। और शाह जी किसके लड़के हैं, मालोजी के लड़के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? ठीक है, यानी बिट्ठू जी का काम यही समाप्त होता है। मालोजी के पुत्र हैं शाह जी, और शाह जी की शादी हो जाती है जीजाबाई से, और जीजाबाई के पिता कौन है, लघु जी हैं। तो इनके पिताजी बिट्ठू जी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इनका विवाह कब होता है, तो साथी विवाह इनका जीजाबाई से होता है 5 नवंबर 1605 को। 5 नवंबर 1605 को इनका विवाह हो रहा है। तो इस कार्ड से बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी केवल बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना बातें? देखिएगा, अभी हमने आपसे कहा कि जो शाहजी भोसले हैं यह मालोजी भोसले के पुत्र हैं। शाहजी का विवाह लघु जी जाधव की पुत्री है जीजाबाई, इनसे 5 नवंबर 1605 को हो जाती है साहब, है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आगे आगे क्या होता है देखिएगा। अब जो जीजाबाई हैं साहब, इन्हीं से जन्म होता है किनका, शिवाजी का। यही शिवाजी जो खतरनाक रूप लेंगे, यही शिवाजी जो पुरंदर की संधि करेंगे, ये वही शिवाजी हैं जिनका जन्म होगा 10 अप्रैल 1627। अब दो बातें क्लियर हो गई कि शिवाजी के पिताजी कौन है, तो आप कहोगे साहब शाहजी, शिवाजी के पिताजी जो है वो शाहजी भोसले हैं, यानी शाहजी हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी माताजी कौन है, तो आप कहोगे सर इनकी जो माताजी हैं वह जीजाबाई हैं। माताजी कौन थी, तो आप कहोगे सर जीजाबाई इनकी माताजी हैं। शाहजी ने दूसरी शादी भी की थी, एक और जन को लाए थे जिनका नाम है तुकोबाई मोहिते। तो ये तुकोबाई मोहिते इनकी दूसरी पत्नी थी, जिनसे एकोजी भोसले का जन्म होता है, पर ये इतने फेमस नहीं है। तुकोजी बाई मोहिते का नाम याद रखा जा सकता है। शिवाजी का जन्म कब होता है, 10 अप्रैल 1627 को होता है, ध्यान रखिएगा। शाहजी कुछ समय तक, हालांकि बहुत इधर उधर भटके हैं, पर ये कुछ समय तक जो है मुगलों के दरबार में काम किए हुए हैं, जिस कारण से शाहजहां ने शाहजी को 5000 का मनसब भी दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल शासक शाहजहां ने निम्नलिखित में से किसे 5000 का मनसब दिया था, तो आपका जवाब होगा साहेब शाहजी। अभी फेमस नहीं है शाहजी, इस वजह से काम कर रहे हैं। ठीक है, अंततः 1664 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं के समय में, शाहजी के समय में ही आप देखोगे तो भातवाड़ी का युद्ध होता है 1624 में, मुगल से और अहमदनगर से। मुगल साम्राज्य एक तरफ थे और दक्षिण भारत में अहमदनगर एक तरफ थे। इनके बीच में युद्ध होता है 1624 में, भातवाड़ी का युद्ध होता है। इसे भी थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी बातें हैं सर, इसे आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन शिवाजी के संदर्भ में सही है। अब आ गई बात शिवाजी की। इनके पिता साहूजी भोसले हैं, शाहजी भोसले के या साहूजी भोसले के, ये साहब है ना, शाहजी भोसले की साहूजी भोसले, अरे गलत हो जाएगा, शाहजी भोसले है, साहूजी भोसले मत कर देना, है ना, क्योंकि इनके पिताजी शाहजी भोसले हैं, साहूजी नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यार पहला हो जाएगा गलत। इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव इनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव का पड़ा, तो यार ये भी गलत है, क्योंकि इनके जो समर्थ गुरु रामदास है, समर्थ गुरु रामदास, इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता है। तो यार ये वाला भी गलत है। तो कह रहा कौन सा सही है, तो ना तो एक ना ही दो, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं, बी कह रहा है, गलत कर दीजिए, बी नहीं होगा, ये डी हो जाएगा। देखिए शिवाजी भोसले की बात हमने देखी कि इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 को शिवनेर के किले में होता है। इनके पिता शाहजी भोसले, माता इनकी जीजाबाई हैं।
इनके संरक्षक हैं दादाजी कोंडदेव, ये बात सही है। इनकी पत्नी है साईबाई, ये भी सही है। पर इनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इनके समर्थ गुरु रामदास का पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फर्क जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो इनके समर्थ गुरु रामदास, यानी इनके गुरु रामदास का इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला, शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि, ये तो अभी आपने देखा है 22 जून 1665 को हुई है। ये प्रश्न आपने अभी देखा है थोड़ी देर पहले, ऊपर हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें जो शिवाजी ने, जो कुछ अभियान जो शिवाजी के द्वारा किया गया था, हालांकि यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो शिवाजी ने 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता है। फिर 1646 में इन्होंने राजगढ़ या रायगढ़, कहीं कहीं मिलेगा आपको, रायगढ़ या तोरण का किला जीता। फिर कोंडना का किला जीता। फिर 1647 में चाकन का, पुरंदर का किला जीता। पर ये डाटा आपको याद नहीं रखना है। यहाँ से आपको याद रखना है कि शिवाजी अफजल खां से संघर्ष कब हुआ, तो 1669 से होता है, 59 से होता है। फिर शिवाजी और शाइस्ता खां, जो कि औरंगजेब के चाचा मामा है शायद, शाइस्ता खां, इनके साथ संघर्ष होता है 1663 में। सूरत की प्रथम लूट शिवाजी करते हैं 8 जनवरी 1664। फिर शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के मध्य में 22 जून 1665 को संधि होती है, जिस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। ठीक है, अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं शिवाजी की कहानी को लेकर के। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साहब 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक होता है, ये बात तो सही है। जो जिंजी का किला है शिवाजी का अंतिम विजय था, साथ ही बात भी सही है। राजा राम शिवाजी के पुत्र हैं। अब देखिए, शिवाजी भी 2 शादी करते हैं, पर एक जन से राजा राम का जन्म होता है, ये बात भी सही है। यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब, ये उपर्युक्त सभी सही है। जवाब आप लोग मारिएगा डी, इस प्रश्न का राइट आंसर। अब देखिएगा शिवाजी के बारे में, तो आप जानते हैं 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में होता है। इस समय एक अंग्रेज हेनरी ऑक्साइडन प्रस्तुत है। तो इनके आपसे पूछेगा कि शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज उपस्थित था, तो जवाब होगा हेनरी ऑक्साइडेन। ठीक है, और इन्होंने बनारस के यानी काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट को बुलाया था, जिसे हम गाग भट्ट के रूप में जानते हैं, अपने राज्याभिषेक समारोह में। की विनती है क्या है, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा, लगभग में 5000 से अधिक ब्राह्मण जो है यहाँ पर आए हुए हैं, इनका जब राज्याभिषेक हो रहा साथी, है ना। राजा राज शिवाजी की दूसरी पत्नी है सोमराबाई। इनसे पुनर्विवाह ये करते हैं अपने राज्याभिषेक के समय में। तो सोमराबाई से जन्म होता है राज यानी राजा राम की। ठीक है, राजा राम की या राज की जन्म होती है शायद। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है, इस नाम को भी याद रखेंगे, राजा राम भी लिख करके लोग आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि 1678 में शिवाजी ने जिंजी का किला जीता और यह इनकी अंतिम विजय थी। ठीक है, यहाँ पे हेनरी ऑक्साइडन बहुत जरूरी है और ये डेटा बहुत जरूरी है। बाकी ये विश्वेश्वर भट्ट भी काशी बनारस से थे, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। साथ ही अब हम बात करेंगे शिवाजी का प्रशासन कैसा था। तो शिवाजी के प्रशासन में इन्होंने अष्ट प्रधान, जो कि 8 मंत्रियों का परिषद था, इसकी नियुक्ति की थी। तो ये बात भी सही है, अष्ट प्रधान शिवाजी के समय में है। और इनके बाद जो शासक आते हैं, जैसे राज हो गए, राजा राम हो गए, तो उनके समय खत्म हो जाता है। ठीक है, पर शिवाजी ने अष्ट प्रधान की नियुक्ति की थी। अष्ट प्रधान, तो ये बात तो सही है, अष्ट प्रधान के मंत्रियों से निर्णय लेने के लिए शिवाजी बाध्य थे, तो नहीं, शिवाजी इनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं थे। तो इस प्रकार से पहला ही सिर्फ जवाब सही होगा, यानी विकल्प आपका हो जाएगा साथी ए राइट आंसर। देखिए, अष्ट प्रधान में कौन है, तो 8 लोगों का यानी 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जो विभिन्न मामलों पर जो है शिवाजी को सलाह देती थी। लेकिन इन अष्ट प्रधान को कोई पृथक विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं था कि आप कोई निर्णय ले लेंगे, आप राज्य को लेकर के कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अष्ट प्रधान से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, परामर्श लेते थे अपनी मर्जी से, पर बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया था, यानी ऐसा नहीं कि उसका मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। जैसे आज भारत में हम आज भी गुलाम है साहिब, है ना, मंत्री का बेटा ही मंत्री है। ठीक है, शिवाजी अपने क्षेत्र को स्वराज के नाम से पुकारते थे। ये वाला स्टेटमेंट आप स्टार बनाना, क्योंकि पूछ सकता है शिवाजी का जो प्रदेश है वह उसे किस नाम से बुलाते थे, तो जवाब होगा स्वराज। शिवाजी ने अपने प्रदेशों को 5 प्रांतों में बांटा था और वहां के प्रांतपति भी होते हैं। और ये प्रांत, देखिए शिवाजी ने सबसे पहले प्रांत में बांटा और ये प्रांत फिर से महलों में बटा हुआ था, यानी महल जिसे बोलते हैं
माने वो घर वाला महल नहीं, ये महलों में बांटा था। और महलों के जो संरक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है सरहवलदार। सरहवलदार साथियों ये कौन थे? तो यह महलों के अधिकारी। फिर ये जो महल थे, जैसे अभी हमारे पास देश है भारत, भारत कई जिलों में बटा है, ऐसे ही प्रांत है, प्रांत कई महलों में बटा है। फिर महल साथी फिर से आकर के तरफों में बटा था। किसमें? तरफों में। और जो तरफ के अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा, तरफ के अधिकारी को हवलदार बोलते थे। हवलदार जैसे जिला है ना, उस तरह से, ठीक है। फिर तरफ जो है यह आगे चल के गांव में था, जैसे आजकल गांव है ना, उसी तरह से तरफ जो था वो किस में था? गांव में। और इसके अधिकारी साथी पटेल या फिर पाटिल के रूप में जाने जाते थे। और शिवाजी अपने क्षेत्र को क्या कहते थे? स्वराज कहते थे। इतनी बातें आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि सरहवलदार कौन थे? तो महलों के अधिकारी हैं। तरफ कौन, तरफों के जो है अधिकारी कौन थे? तो जवाब होगा हवलदार, ठीक है। अष्टप्रधान क्या है? 8 मंत्रियों का समूह। किसके समय में अष्टप्रधान है? तो जवाब होगा साहब शिवाजी के समय में है, ठीक है। स्वराज शिवाजी किसको बोलते थे? अपने क्षेत्र को बोलते थे। इतनी बातें आपको ध्यान रखना। अगला, शिवाजी के समय में सर देशमुख क्या था? देखिए, 2 तरह के टैक्स वसूले जाते थे बाहर से। एक तो आपका ये सर देशमुख नाम का जो टैक्स है ये लिया जाता था, और एक कर लिया जाता था साथी जिसका नाम था चौथ। दोनों में अंतर क्या है सब? ये दोनों के दोनों, चौथ और सर देशमुख, सर देशमुख, ये दोनों अपने देश से नहीं बल्कि विदेशी राज्य से, ठीक है। जो विदेशी राज्य है साहब, वहां से लिया जाता था। ये भी विदेशी राज्य से ही लिया जाता था। दोनों में फर्क क्या था भाई? 2 टैक्स से फर्क क्या था? जो ये वाली टैक्स थी ना, चौथ नाम की जो टैक्स थी, याद रखिएगा कि राज्य की आय का 1/4 था। ये चौथ क्या था? तो राज्य की जो आय है, राज्य की जो इनकम है, राज्य की आय का 1/4 था। 1/4 मतलब 1/4 था। राज्य की आय का 1/4 है। और ये जो सर देशमुख लिया जाता था, ये जो राज्य की भूमि कर का था साथी, है ना, राज्य की भूमि कर का, उस प्रदेश की, जो प्रदेश की भूमि कर है, जो भी उस प्रदेश का भूमि कर कलेक्ट किया जाता था, उसका 10वां भाग यानी 1/10 लिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है जो 100 रुपए भूमि कर के रूप में वसूलता है, तो इसमें से क्या होता था? 10 रुपया जो है वो शिवाजी को देना पड़ता था। तो ये दोनों के दोनों कर पड़ोसी देश से वसूला जाने वाला एक प्रकार का कर है, सर देशमुख भी और चौथ भी। इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बोलिएगा मत। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखिए, शिवाजी के समय में माप का आधार जरीब था। इस समय जरीब लेकर आते हैं ना, ये जरीब मुगल काल तक आगे चल के, मतलब मुगल समय में तो चल ही रहा है, इसे हम साथी काठी भी कहते हैं। अभी हमने आपसे कहा चौथ, तो यह पड़ोसी देशों से वसूला जाने वाला कर था जिसकी मात्रा राज्य की आय का 1/4 है। सर देशमुख यह भी पड़ोसी देश से वसूला जाने वाला कर था जो कि प्रदेश से भूमि कर का 1/10 भाग है। यही दोनों में अंतर है। यही कहीं भूमि कर दे देगा, उल्टा सीधा कर देगा, राज्य इधर उधर कर देगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान से पढ़ के जाना। शिवाजी के उत्तराधिकारी को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आप जानते हैं शिवाजी और पेशवा ये 2 लोग आएंगे, तो सबसे पहले शिवाजी के उत्तराधिकारी को समझ लीजिएगा, फिर पेशवाओं के काल को हम लोग समझेंगे कि शिवाजी के बाद शासन प्रशासन किसके हाथ में जाता है। पहले एक बार क्रम से दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, शिवाजी के बाद साथियों संभाजी शासन प्रशासन में आते हैं, ठीक है। संभाजी, इसके बाद जो है राजाराम संभाल लेंगे, वो अलग बात है। पर संभाजी अभी जो इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, पहली जो पत्नी है, उनसे संभाजी का जन्म होता है। तो संभाजी शासन में आते हैं और संभाजी शासन में 1680 से लगा करके, याद रखिएगा, 1689 तक, यानी बहुत ज्यादा समय तक नहीं आते, इन्हें गद्दी से उतार करके राजा राम को गद्दी पर बैठाया जाता है। 1600 सही दोस्तों, राजा राम को गद्दी पर बैठाते हैं 1689 से, और 1689 से लगा करके साथी यह जो है गद्दी पर बैठे रहते हैं कब तक? 1700 तक। तो पहले संभाजी, इसके बाद राजा राम, तो पहले संभाजी, इसके बाद राजा राम, यही विकल्प सही होगा। फिर इसके बाद ताराबाई आती हैं शासन में, फिर राजा राम द्वितीय आते हैं। बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब साथी, ठीक है भैया। ये शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं, इनको क्रम से याद रखिएगा। राजा राम द्वितीय के बाद जो है अब यहाँ से, मतलब यहाँ से नहीं और पहले से ही, ठीक है, राजा राम द्वितीय जो है 1750 तक चलते हैं, इसे याद रखिएगा। जैसे जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो संभाजी शासन बन जाते हैं, संभाजी आ जाते हैं शासक में, फिर राजा राम आ जाते हैं, इसके बाद ताराबाई, इसके बाद साहू जी, फिर राजा राम द्वितीय। प्लीज आप इनको क्रम से याद रखना, क्रम से पेपर में पूछा जा सकता है। अगला,
देखिए आप जानते हैं पेशवा भी इसमें आते हैं साहिब। तो पेशवाओं के बारे में पूछ रहा कि पेशवाओं को कालक्रम के अनुसार आपको सेट करना है। ठीक है, घबराइएगा मत, इन सबका कैसे क्या हुआ सब हम चर्चा करेंगे। पर अभी जो हमसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लीजिए, क्योंकि आप लेखपाल बनेंगे तो आप मेंस परीक्षा देंगे, वहां भी हम आपके काम आएंगे साहिब, है ना। ये नोट्स वहां भी काम आएगा, याद रखिएगा। डंके पर कहता हूँ कि हिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए ना यहाँ से एसडी क्लासेस से, तो आपका गलत नहीं होगा अगर आप इतना डाटा सिर्फ याद कर लीजिए। तो भैया इसको कालक्रम के अनुसार पेशवाओं को लगाना है, तो ये क्रम से ही दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम से दिया है। सही जवाब होगा आपका पहला। अब देखिए पेशवाओं को कालक्रम से अनुसार यहाँ से लगाना है। आपको याद है राजा राम द्वितीय 1750 में खत्म होते हैं, पर साहब यहाँ राजा राम द्वितीय यहाँ खत्म होंगे, पर उससे पहले पेशवा स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, राजा राम द्वितीय का शासन बहुत ज्यादा नहीं है। तो पहले पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 तक। फिर बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। माधव राव होते हैं 1761 से 1772। नारायण राव होते हैं 1772 से 73। माधव नारायण राव 1774 से 95। बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 तक। मेरे भाई हमें इन सब के बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ बाजीराव के बारे में थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि इन सब का अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं है। हल्की फुल्की जो विशेषता है, जो जानकारी है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर थोड़ा बहुत हमें बाजीराव द्वितीय के बारे में जानना है, क्योंकि यहीं से कहानी इनकी समाप्त हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे कुछ और प्रश्न है जिसे समझ लीजिएगा। शिवाजी के अष्ट प्रधान में जो 8 लोग हैं, तो भाई उनको अधिकारी हैं, तो कुछ काम तो सौंपे थे ना शिवाजी। हाँ, यहाँ से कुछ प्रश्न शब्दावली पूछता है। जैसे एक जन है, एक मंत्री है जिनका नाम है वाक्यानवीस। अब ये इनका क्या काम था? तो साथी यह दरबारी लेखक हैं। इस प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा बी। ठीक है, वाक्यानवीस एक मंत्री है, अष्ट प्रधान में दरबारी लेखक है। अब देखिए इनका काम क्या है कि दरबारी लेखक के रूप में राजा के दैनिक कार्यों को ये लेखाबद्ध करते हैं, पहला काम। वाक्यानवीस का काम क्या है? दरबारी लेखक के रूप में राजा के दैनिक कार्यों की देखभाल करना। दूसरा काम, यह राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं और गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्यों की भी देखभाल करते हैं, याद रखिएगा। इनका कार्य आज के गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर होते हैं उनके समान था। तो वाक्यानवीस एक तो क्लियर कर दिया हम लोगों ने, अभी धीरे धीरे और लोगों को भी क्लियर कर लिया जाएगा जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। करा के निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो 8 मंत्री की ही बात हो रही है साहिब, है ना। तो वाक्यानवीस तो ये तो सही है, अभी हमने पढ़ा। अगर आप ध्यान रखें चिटनेस, तो साथी ये धार्मिक मामलों के नहीं थे, धार्मिक मामले ये सद्र के जहां थे, सद्र के हाथों में था। तो इस कार्ड से जवाब आपका हो जाएगा डी गलत। सद्र जो है वो ब्राह्मण हुआ करते थे जो धार्मिक मामलों में सलाह देते थे। तो भैया डी हो जाएगा प्रश्न का गलत। यही पूछा कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। इस कार्ड से यही विकल्प हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए एक एक जन को समझते हैं। देखिए पेशवा सबसे ऊपर थे, तो पेशवा का काम था संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना। तो आप पढ़ते होंगे कि पेशवा प्रधान रहे हैं, ऐसा ऐसा। अमात्य कौन थे? तो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा अमात्य, तो ये मजमुआदार थे, यानी ये अर्थ मंत्री थे, राज्य की आय और व्यय की देखभाल करते थे। अमात्य मामूली व्यक्ति नहीं थे, ये अर्थ मंत्री थे साहब, आज के वित्त मंत्री। शिवाजी के अमात्य रामचंद्र हैं। ये प्रश्न पेपर में बार बार पूछा गया, इसको लगाइए डबल स्टार कि भैया शिवाजी के अर्थ मंत्री कौन थे, यानी शिवाजी के अमात्य कौन है, ये चीजें। ठीक है, बाकी वाक्यानवीस के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया, दरबारी लेखक थे, ये सब गुप्तचर विभाग ये सब आपने पढ़ लिया ऊपर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन मराठा शासन में पत्राचार विभाग से संबंधित थे? अब देखिए ये नया है, तो आप बताइए। सद्र तो हमने कहा कि यह धर्म से संबंधित है, दबीर दिख रहे हैं और बाकी के लोग भी नए नए ही दिख रहे हैं। पर यहाँ पे साथी जो चिटनस था, दबीर थे, यह विदेश मंत्री थे। जैसे इसमें यह जयशंकर है, वैसे ही विदेश मंत्री हैं साथी दबीर साहब। ठीक है, चिटनस जो होते थे यही जो हमारे पत्राचार डिपार्टमेंट है इनसे संबंधित होते थे साथी, तो चिटनस इनको बोला जाता था। सरे नौबत ये सैनिक विभाग से संबंधित थे, जो सेना वगैरह थी उनकी भर्ती कराना, उनकी देखभाल करना, उनके वेतन वगैरह ट्रांसफर करना, ये सब इनका काम था। सद्र यह धार्मिक मामलों से संबंधित है, मैंने चर्चा किया। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखिए सुमंत या इन्हें दबीर भी कहते थे,
बाकी आप टीवी वगैरह में देखेंगे तो कहेंगे सुमंत आप यहाँ, ये तो सुमंत मतलब दबीर यानी विदेश मंत्री, कि सुमंत जो कहेंगे वही बात होगा, यानी विदेश मंत्रालय से रिलेशन करेंगे सुमंत, जिन्हें हम दबीर कहते हैं। सचिव चिटनस हुआ करते थे, चिटनिस जो पत्राचार विभाग से संबंधित थे, राज्य के सचिवालय के प्रभारी अधिकारी थे, सरकारी दस्तावेज को तैयार करने का काम ये करते थे। सेनापति को हम सरे नौबत के नाम से जानते थे, ये साहब सेना की भर्ती करते थे, उनका संगठन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, ये सब इनका काम था। पंडित राव कौन थे? तो ये सद्र थे, तो पंडित राव की बात भी सुनी जाती थी। धार्मिक मामलों में यह राज्य के मुख्य सलाहकार थे। तो भैया बाजीराव मस्तानी वाली मूवी आप देख लीजिए, तो ये सब नाम आपको शायद वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि अष्टप्रधान खत्म हो गया था, पर ये पद जो है वो कालांतर में रहे। अगला प्रश्न साथी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसान सा सवाल है, अभी ऊपर हमने इन सब पे चर्चा किया है कि साहू जी संभाजी के पुत्र हैं। साहू जी, देखिए वो शाह जी थे कि साहू जी हैं, सरकार गलती मत करिएगा, है ना, बिल्कुल सही है, संभाजी के पुत्र हैं साहू जी, ध्यान रखिएगा। साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई है, ये बात भी सही है, सी आंसर हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। साहू जी संभाजी के पुत्र हैं, इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाई हुई है, याद रखिएगा। 1708 में इन्होंने राज्याभिषेक किया। साहू जी ने सेना पर्दे नामक एक नया पद का भी सृजन किया हुआ है, तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। 1750 में बालाजी बाजीराव से राजा राम द्वितीय की संधि हो जाती है, ठीक है, और यह संधि सगोली की संधि कहलाती है। इस संधि के तहत मराठा संगठन वास्तविक नेता अब यहाँ से पेशवा बन जाता है। तो यही जो है कहानी याद रखिएगा, वास्तविक नेता पेशवा बनाया जाएगा जब सगोली की संधि होगी। आपको याद होगा राजा राम द्वितीय, मैंने कहा था अंतिम जो है ये वो होते हैं कौन, मतलब शिवाजी के उत्तराधिकारी में अंतिम थे। 1750 में होती है सगोली की संधि, बालाजी बाजीराव, इसके बाद बालाजी बाजीराव साथी मतलब रहते तो पहले से हैं, पर ये वास्तविक मतलब जो मराठा संगठन इसका वास्तविक नेता यानी पेशवा बन जाते हैं। रहते तो पहले से हैं, तभी तो संधि करेंगे, लेकिन संधि के बाद से वास्तव में पेशवा का खेल स्टार्ट होता है। पद पर हम पद जब ज्वाइन करते हैं तो पहला पेशवा हम बालाजी बाजीराव जी को मानते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, बहुत ज्यादा समझता नहीं है। निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाएगा? देखिए अब यहीं से कहानी साथी आगे बढ़ जाएगा। बालाजी विश्वनाथ, यही जो है साथी, यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। इन्हें हम जो है द्वितीय मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक मानते हैं, और इन्हें 1713 में बालाजी विश्वनाथ को 1713 में साहू जी, ठीक है, इन्होंने स्वतः पेशवा नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? पेशवा नियुक्त किया था इनको। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बाजीराव आते हैं, यानी बालाजी विश्वनाथ के लड़के हैं बाजीराव, और बाजीराव की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव साथी पेशवा बनते हैं। पर ये दोनों लोग, तीनों लोग सब फेल हैं। अभी थोड़ा सा और डिस्कस इनके बारे में करना है, जो कि अगले सेशन में हम आपसे करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। एक सेट में और हम तकरीबन 20 प्रश्न पे बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सीधे सीधे इन्होंने लिखा हुआ है मराठा साम्राज्य साथी। तो मराठा साम्राज्य को खत्म करेंगे, फिर अंग्रेजों की ब्रिटिश भारत में क्या नीतियां थी वो चर्चा करेंगे। आज से 2 वीडियो अपलोड होगा। शाम को आपको मिलेगा करंट अफेयर का सेशन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।